दोस्तों नमस्कार। सरकार की सांसें फूल गई थी डीलिमिटेशन बिल पास कराने को लेकर और सरकार संसद में हार गई थी। वो बिल पास करा नहीं पाई जबकि उसने डीलिमिटेशन बिल के साथ वुमेन्स रिजर्वेशन बिल को जोड़ दिया था। बावजूद इसके विपक्ष एक साथ एकजुट होकर खड़ा हो गया और सरकार ने जो भी सोचा भविष्य की संसद को लेकर, इस देश के भीतर लोकसभा की सीटें कहां कैसे किस रूप में बढ़ा दी जाए और आने वाले वक्त में सब कुछ बीजेपी के अनुकूल हो जाए, वो पूरे सपने किरच किरच के टूट गए थे। अब तो संकट बड़ा है, यह संकट आने वाला है और दुनिया भर की जितनी भी फाइनेंशियल कंपनी, इंस्टीट्यूशन या रेटिंग कंपनीज है, सभी यह अंदेशा दिला रही है कि दरअसल युद्ध की परिस्थितियों का असर एशियाई कंट्रीज में सबसे ज्यादा अगर किसी पर पड़ेगा तो वह भारत है। यानी भारत के मार्केट पर असर पड़ेगा, भारत की पूंजी पर, कॉर्पोरेट पर, मिडिल क्लास पर, लोअर क्लास पर, और भारत के भीतर अभी तक जो भी लाभार्थी योजना या जो भी सब्सिडाइज रेट पर सरकार दे रही है उसको वो कैसे दे पाएगी, यह बड़ा संकट मंडराने लगा है। जाहिर है ऐसे में जरूरत संसद की पड़ेगी और संसद की जरूरत का मतलब यह होता है कि सरकार जो चाहे जैसे चाहे उस बिल को पास करवा ले, इस देश के भीतर कानून के तौर पर उसे इंप्लीमेंट कर दे। और विपक्ष की सहमति असहमति तब मायने नहीं रखती है जब ताकत सत्ता की इतनी ज्यादा हो कि वह 2/3 तक भी गाहे बगाए पहुंची जाए। तो क्या उसी का असर है टीएमसी टूट गई, उसी का असर है डीएमके अब एनडीए के साथ खड़ी नजर आ सकती है? क्या यह उसी का असर है कि राज्यसभा में जहां मौका जैसा मौका मिल रहा है वहां पर वो रास्ता सत्ता अपने अनुकूल बना रही है, या फिर बनाते हुए रास्ते के आसे हर किसी को डरा रही है कि देखो आने वाले वक्त में सिर्फ और सिर्फ मोदी सत्ता की ही चलेगी। यानी लोकसभा में, राज्यसभा में ताकत और मजबूत होगी। वह बीजेपी जो 240 सांसदों पर 2024 में अटक गई थी, अब उसके साथ तो टीएमसी के 20 सांसद खड़े हो गए, डीएमके के 22 सांसद खड़े हो गए, तो यूं भी वह 282 पर पहुंच गई। और अगर तमाम एनडीए के सहयोगियों को जोड़ दीजिएगा तो यह तादाद 334 पार कर जाएगी और कमोवेश आने वाले वक्त में यह तादाद 350 भी जल्द ही पार कर जाएगी। यह अंदेशा भी गणित जोड़ तोड़ के लगाने वाले बीजेपी के चाणक्य या कहें एनडीए के चाणक्य ये मानकर चल रहे हैं कि 2029 छोड़ दीजिए, हो सकता है उससे पहले ही बीजेपी सबसे बड़ी ताकत जिसमें 350 सांसद उसके साथ खड़े होंगे, वह स्थिति जल्द ही आ जाएगी। और क्या इसमें वाकई सहयोग अगर देश के चुनाव आयोग का है, सुप्रीम कोर्ट की मौन सहमति है, इस देश के हर इंस्टीट्यूशन की खामोशी है, और इन सब के बीच कहीं पैसे का डर है, कहीं व्यवधान है, कहीं सीधे सीधे नियम कायदों का हेरफेर है, कहीं पर नियम कायदे ही ताक पर रख दिए जा रहे हैं, तो इसका मैसेज सिर्फ इतना है कि दरअसल संकट आर्थिक तौर पर जबरदस्त तरीके से मंडराने वाला है। जिक्र इसलिए बड़ा हो चला है क्योंकि अब युद्ध की शक्ल में अमेरिका और ईरान आमने सामने खड़े हैं। अमेरिका का अपाचे हेलीकॉप्टर ईरान गिरा देता है, ईरान के कई ठिकानों पर अमेरिका हमला कर देता है, अमेरिका के कई ठिकाने जो खाड़ी देशों में है वहां पर ईरान अटैक कर देता है। और इन सब के बीच नई परिस्थितियों में अरब वर्ल्ड के भीतर यह चर्चा बड़ी हो जाती है, अगर अमेरिका ने साथ इजराइल का छोड़ दिया तो इजराइल को नक्शे से कहीं मिटा तो नहीं दिया जाएगा, या फिर उसकी जरूरत अब कम से कम वेस्ट एशिया में बिल्कुल नहीं है। यह बातों के बीच में दुनिया के सामने आर्थिक परिस्थितियां कैसी नाजुक है, और भारत जो यूरोपीय यूनियन के साथ ट्रेड डील भी कर चुका है, खुद यूरोप के कई कंट्रीज की इकोनॉमी तबाह हो गई है। नया सवाल यही है, जिस आर्थिक संकट का जिक्र भारत के भीतर गाहे बगाहे फुसफुसाहट के साथ या विपक्ष के नेता के तौर पर खुल्लम खुल्ला इकोनॉमिक एजेंसी का जिक्र किया गया, यानी आर्थिक इमरजेंसी तक लग सकती है, इसका जिक्र किया गया, दरअसल ये हवा के शब्द नहीं है। हमें लगता है कि आज इस परिस्थिति को समझने की जरूरत है कि दरअसल मोदी सरकार जल्दबाजी में क्यों है, वो क्यों एक एक करके हर पॉलिटिकल पार्टी को तोड़ रही है, जहां ना विचारधारा मेल खाती है, ना ही धर्म के आश्रय राजनीति मेल खाती है। टीएमसी के भीतर मुस्लिम सांसद हैं, उन्हें साथ कैसे ले, तो फिर वो अलग से मदद करें और एनडीए के सहयोगी हो जाएं। इन तमाम परिस्थितियों के बीच पहला संकट तो इस बात का है कि जो मध्य प्रदेश में हुआ और जिस तरीके से शुरुआती दौर में ही एक झटके में राज्यसभा के कांग्रेस के उस उम्मीदवार का पर्चा ही रद्द करने का ऐलान कर दिया गया, उसके बाद उस उम्मीदवार जो मीनाक्षी नटराजन है, इससे पहले ये 2 बार
लोकसभा चुनाव लड़ चुकी हैं, एक बार जीत भी चुकी है, कई फॉर्म इन्होंने भरे हैं, लेकिन बावजूद इसके नियम कायदे जो बतलाए गए वो पूरे तरीके से गलत तरीके से व्याख्या किए गए। उसकी जरूरत क्यों पड़ गई? चंडीगढ़ मॉडल हर किसी ने देखा था, वहां पर अगर सीसीटीवी कैमरा ना होता तो बात सामने नहीं आती। और यहां पर सवाल था कि नियम कायदों की पूरी रूल बुक, उसके भीतर ऐसा कोई भी रूल है ही नहीं जिसका जिक्र वहां पर बैठे हुए चुनाव अधिकारी ने कर दिया। दरअसल यह मैसेज इसलिए बड़ा है क्योंकि भारत की निर्भरता इस वक्त उस अंतर्राष्ट्रीय बाजार पर पड़ चुकी है जिस निर्भरता के ऊपर एक शब्द किल्लत का है, यानी वो माल जो भारत को चाहिए वो भारत तक पहुंच नहीं सकता है। तो हमें लगता है शुरुआती दौर में उम्मीदवार का जिक्र या आर्थिक संकट की उस आहट का जिक्र, दोनों के बीच अगर खड़े हो जाइएगा तो हमें लगता है पहले समझ लीजिए इस आर्थिक संकट का मतलब कितना भयावह है। जो भारत के भीतर हर चीज की कीमत बढ़ रही है, उसमें अगर आप एलपीजी का जिक्र कर रहे हैं तो जहां जहां से एलपीजी आता था वो यूनाइटेड अरब अमीरात से 40% एलपीजी वहीं से आता था, कतर से लगभग 22%, कुवैत से लगभग 14.5% और सऊदी अरब से 15%, बाकी जगहों पर 6-7% आता था। लेकिन ये सारी चीजें रुक गई और रुकने के साथ इसमें 46% का इजाफा हो गया, कीमत बढ़ गई। और भारत की मुश्किल यह भी है कि इन सब के बीच जब हमारी टीम ने इस पर काम करना शुरू किया तो उसने बतलाया कि जो संकट है वो फर्टिलाइजर को लेकर है, वो क्रूड ऑयल को लेकर है, वो लिक्विफाइड नेचुरल गैस को लेकर है। वो संकट अपने तौर पर लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस यानी एलपीजी, एलएनजी, क्रूड ऑयल, फर्टिलाइजर, कंटेनर सभी को लेकर है। जो जिस रूट से गुजरते हैं उस रूट पे बीते 48 घंटों में युद्ध और तेज हो गया है। भारत की इकोनॉमिक निर्भरता भी दुनिया के चीन के बाद दूसरी है उस होमर्ज रूट पर जहां से माल की आवाजाही बंद हो गई है। हम शुरुआत में आपको कुछ ग्राफिक्स दिखला देते हैं जिससे आप संकट की पहली आहट को समझ तो लें, फिर हिंदुस्तान के भीतर की उस राजनीति को समझिएगा जहां प्रधानमंत्री मोदी ने रिकॉर्ड बना दिया। लेकिन इस रिकॉर्ड बनाने के भीतर का अनूठा सच यह है, अब सरकार को और ताकत चाहिए पार्लियामेंट के भीतर और पूरा खेल उसके लिए शुरू हो चुका है। लेकिन पहले जो दुनिया के बाजार पर भारत की निर्भरता एनर्जी को लेकर है और जो संकट गहरा रहा है उसे देख लीजिए। इन तमाम आंकड़ों को अगर आप सरल तरीके से समझना चाहते हैं तो यह मानकर चलिए भारत को रिजर्व बैंक से सिर्फ और सिर्फ दिन रात नोट छपाने होंगे, इतने नोट छपवाने होंगे कि वो हर माल इस देश के किसानों को खरीद के लिए उपलब्ध करा सके। यह अलग मसला है कि इस दौर में महंगाई, इन्फ्लेशन, इकोनॉमिक क्राइसिस चरम पर होगा। क्योंकि अगर बात सिर्फ फर्टिलाइजर से शुरू की जाती है तो आज की तारीख में यानी इस बार के बजट में जो सब्सिडी दी गई सरकार के जरिए जो बताया गया वह 1,71,000 करोड़ का है। लेकिन इस फाइनेंशियल ईयर में ही मार्च, अप्रैल, मई अभी बीता नहीं कि जानकारी आ गई अंतर्राष्ट्रीय इंस्टीट्यूशंस के जरिए और उन्होंने इंडिकेट करना शुरू कर दिया जो दूसरा क्वार्टर होगा यानी जुलाई, अगस्त, सितंबर और जो तीसरा क्वार्टर होगा अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, यह एक ऐसी रफ्तार पकड़ेगा जहां पर सिर्फ फर्टिलाइजर पर जो सब्सिडी है वो दुगनी हो जाएगी। यानी एक साल में 1,71,000 करोड़ नहीं बल्कि यह 3,40,000 करोड़ भी पार कर जाएगी अगर आपको भारत के किसानों को उसी तरीके से फर्टिलाइजर यानी खाद उपलब्ध कराना है तो। और शायद इसीलिए 27 मई को एक नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड के जरिए बाकायदा ग्लोबल टेंडर भी निकाला गया कि हमको 17 लाख मीट्रिक टन यूरिया चाहिए। कौन देगा, किस कीमत पे देगा, उसके लिए पैसा कितना कहां से फॉरेक्स से निकाला जाएगा, ये सारे सवाल हैं। अगर वहां कीमत बढ़ रही है तो इस दौर में भारत के भीतर अफरा तफरी का माहौल नहीं बचे तो ध्यान दीजिए तेल पर यानी पेट्रोल पर एक्साइज ड्यूटी प्रति लीटर 10 रुपए कम कर दी गई। सरकार के खजाने पर असर 1,23,000 करोड़ का पड़ गया जो राजस्व का सरकार कहती है नुकसान है। लेकिन इसी प्रक्रिया के भीतर जब यह बात सामने आने लगी कि अब भारत तेल अगर रशिया से ले रहा है तो यूरोपीय यूनियन को मुश्किल है, भारत अगर तेल वेनेजुएला और अमेरिका से ले रहा है तो भारत की इकोनॉमी पर वो भारी पड़ रहा है। यूरोपीय यूनियन भारत के साथ कैसे ट्रेड डील को
लागू कर पाएगा जब वो रशिया के साथ खड़ा होगा, क्योंकि यूक्रेन के चक्कर में वो बहुत कुछ गंवा चुका है, अभी वो और गंवाएगा। यानी भारत के भीतर अब कच्चे तेल का असर आपको जुलाई, अगस्त, सितंबर इन 3 महीनों में भयावह तरीके से दिखाई दे सकता है। और जो बिजनेस डील इस दौर में फ्री ट्रेड की होती रही, जो ट्रेड डील की अमेरिका को छोड़कर यूरोपीय यूनियन के साथ भी हुई, वह भी फंस गई है। रास्ता कैसे किस रूप में निकलेगा कोई नहीं जानता। इसका एक आसान सा तरीका, सिर्फ युद्ध से अगर आप जोड़कर हटकर भी देखना चाहते हैं तो इसके लिए एफडीआई को एक क्षण के लिए देख देना चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय तौर पर भारत में बीते 2 वर्षों में अगर आप 2 वर्ष पहले चले जाएं तो जो एफडीआई की रकम थी वो $28 बिलियन थी, और इन 2 वर्षों में घटते 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 वो आ गई $1 बिलियन। और अगर बीते 2-3 महीनों का एनालिसिस करेंगे तो अब $1 बिलियन भी नहीं आ रही है। जो भारत के भीतर विदेशी पैसा निवेशकों के जरिए भी आ रहा था, वो जिस रफ्तार से निकला है, ऐसी रफ्तार दुनिया के किसी शेयर बाजार में नहीं देखी गई। यानी यह पहला मैसेज अपने तौर पर है कि कैसी क्राइसिस आने वाली है, और अगर यह क्राइसिस भारत की अर्थव्यवस्था के साथ साथ भारत के सामाजिक जीवन को प्रभावित करेगी, लोगों के रहन सहन को प्रभावित करेगी, तो सरकार को कुछ नए नियम कायदे इस लिहाज से बनाने होंगे कि जनता के भीतर का आक्रोश सतह पर आकर खड़ा ना हो जाए। यानी सवाल जनजी का नहीं है, यहां पर सवाल उसके आगे का है कि समाज के भीतर अगर जिंदगी जीने के तौर तरीके जो इस वक्त गांवों के भीतर एक तनावपूर्ण परिस्थिति में रोजगार ना होना, खेती होना लेकिन उसकी लागत तक ना मिल पाना, सरकार की जो राहत व्यवस्था है वो ना पहुंच पाना, दुकानों में लंबी लंबी कतारों में लगातार फर्टिलाइजर के लिए जो स्थिति है वो नाजुक होते चले जाना, ये तमाम सवाल सिर्फ शुरुआत हैं। इसीलिए पार्लियामेंट में सरकार को जो ताकत चाहिए वो ताकत कहां से आएगी? ताकत तभी आएगी जब आपके हिसाब से आपके पास सांसदों की तादाद होगी। तो क्या टीएमसी इसीलिए टूटी, डीएमके इसीलिए साथ खड़ी हुई, और बात होते होते वोट चोरी, इलेक्शन कमीशन की भूमिका, सुप्रीम कोर्ट की खामोशी, ये तमाम चीजें इसीलिए चलती रही क्योंकि सरकार और सरकार के साथ इस देश की नौकरशाही, और नौकरशाही के साथ इस देश की पूंजी यानी कॉर्पोरेट पूंजी, जिसको कॉर्पोरेट के जरिए भी डराया जाता है, ब्यूरोक्रेट्स के जरिए उन कॉर्पोरेट्स को डराया जाता है। यानी ये एक पूरा नेक्सस जो काम कर रहा है उसमें हर किसी की साख नहीं कहें बल्कि उसकी अपनी ताकत स्टेक पर है, क्योंकि चीजें अगर डगमगाएगी तो एक के बाद एक सब कुछ ढहते चला जाएगा, और आखिरी ताकत जो होती है वो पार्लियामेंट से मिलती है। तो क्या इसीलिए जो मध्य प्रदेश के भीतर 1 सीट का सवाल था, यानी राज्यसभा में 2 सीट बीजेपी जीत जाती, 1 सीट कांग्रेस को जीतना था, क्योंकि 58 एमएलए की जरूरत पड़ती है और 62 एमएलए कांग्रेस के पास हैं, तो 58 जीत जाती। तो ऐसे में मीनाक्षी नटराजन का जो पर्चा रद्द हो गया उसमें बकायदा रूल बुक यह कहती है कि पॉइंट नंबर 10 में जो आर्टिकल 13 है वो कहता है कि गलती सुधारने का मौका मिलना चाहिए, नहीं दिया गया। उसके बाद उसी पॉइंट 10 में जो आर्टिकल है 12 वो कहता है कि केवल गलत, अधूरी या कंट्राडिक्टरी, विरोधाभासी जानकारी वाले हलफनामे के आधार पर नामांकन खारिज नहीं किया जा सकता है। यानी कुछ भी बात फिट बैठ नहीं रही है जो हो गया, और शायद इस हकीकत को इस मौजूदा वक्त की परिस्थिति को लेकर कांग्रेस समझ गई है। इसीलिए राहुल गांधी ने अपने तौर पर तय किया कि अब कांग्रेस को एक इमरजेंसी वाले हालात में अपने आंदोलन को आगे ले जाना होगा। तो इसीलिए कल बैठक बुला ली गई। जितने भी एआईसीसी के जनरल सेक्रेटरीज हैं, प्रभारी हैं, जो भी प्रदेश अध्यक्ष हैं, सभी आए, मिले, बैठे, और इसके बाद की परिस्थिति आंदोलन की शक्ल में इस देश के भीतर कैसी होनी चाहिए, इस दिशा में अब लकीर खींचिए, क्योंकि यह सरकार बार बार ऐसे कदम उठाएगी, आपको बार बार संघर्ष करना होगा। कुछ जगहों पे सरकार तो झुक जाएगी, मान जाएगी, लेकिन बाकी जगहों पर वो लड़ाई करेगी और आपके ऊपर ईडी, सीबीआई या फिर कानून, ये तमाम चीजें, एफआईआर, ये तमाम चीजों का डर दिखाया जाएगा। तो कल इसकी बैठक बुला ली गई, लेकिन महत्वपूर्ण है कि जो उम्मीदवार है वह भी जान गया कि दरअसल यह खेल राज्यसभा की 1 सीट का नहीं, ये खेल तो इस देश के भीतर उस ताकत को अपनी हथेली में दबोचने का मोदी सरकार के जरिए उभर रहा है जो लोकतंत्र को ही खत्म तो नहीं कर देता है। इसीलिए मीनाक्षी नटराजन बिल्कुल एक नई लकीर के साथ इस दौर में उभरकर सामने आ गई कि ये नॉर्मल समय नहीं है। हम एक ऐसे बैटल ग्राउंड में हैं जहां कांग्रेस के लोग केवल एक ऑपोजिशन पार्टी से नहीं लड़ रहे हैं, वो अनफॉर्चुनेटली हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल फोरफादर्स ने जिन जिन संस्थाओं को बनाया, आज उनकी इतनी तौहीन हो गई है, वो सत्तारूढ़ दल के इस तरह से पेरोल पर हैं कि हमें उन सबसे भी लड़ना पड़ रहा है।
तो मैं ये कहूंगी पूरी जिम्मेदारी के साथ कि कल के जो रिटर्निंग ऑफिसर्स वहां पर थे, दे वर कॉम्प्रोमाइज्ड, दे वर वर्किंग एज स्पोक्सपर्सन्स एंड एज फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन हेड्स ऑफ द करंट गवर्नमेंट। तो इलेक्शन कमीशन इस रुख पर है तो फिर कांग्रेस भी संघर्ष की राह पर चल पड़ी। शायद इसीलिए जिस बात का हमने जिक्र किया कि कल एआईसीसी जनरल सेक्रेटरीज, प्रभारी, पीसीसी अध्यक्ष तमाम को एक इमरजेंसी बैठक के तहत दिल्ली में कांग्रेस हेडक्वार्टर जो इंदिरा भवन है वहां पर बुला लिया गया। तो क्या बात सिर्फ इतनी है कि अब यह देश एक नए पॉलिटिकल संघर्ष की दिशा में जा रहा है, या मैसेज सिर्फ इतना है कि सरकार आर्थिक संकट में फंसने जा रही है और उसके पास उस संकट से उबरने का कोई दूसरा रास्ता है ही नहीं सिवाय इसके कि पार्लियामेंट में वो अलग अलग कानून को बनाए तो उस कानून को बनाते वक्त उसके सामने कोई मुश्किल हालात पैदा ना हो जाए, यानी विपक्ष कोई अड़ंगा ना डाल दे। इसीलिए यह कहा जा रहा है क्योंकि जो स्थिति है उसका असर सीधे समाज के भीतर हर तबके पर पड़ने वाला है। और इस बात का जिक्र अंतर्राष्ट्रीय तौर पर वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ भी जब ये कहने से चूक नहीं रहे हैं कि एशियाई कंट्रीज में सबसे ज्यादा असर भारत पर पड़ने वाला है, क्योंकि भारत इस पूरे रूट से जो प्रभावित होता है उसकी अपनी इकोनॉमी लगभग इस रूट के जरिए 14% सीधे नीचे आएगी और जो प्रभावित होने वाला समाज है उसकी तादाद 62% तक हो सकती है। और इसके दायरे के भीतर यहां का पूरा जो रियल इनकम जो कमाई होती है वो कम होगी, जो कंज्यूमर है वो पैसा खर्च कम पड़ेगा, महंगाई जो है वो 5.3% के ऊपर चली जाएगी, रेपो रेट जो अभी तक 5.25% है वो आरबीआई को हर हाल में बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि इन सब के बीच भारत की तमाम कंपनी जो सरकारी कंपनी भी है वह भी जबरदस्त नुकसान में आएगी। और इस नुकसान का मतलब यह है कि मसलन एलपीजी जो है खुद सरकार कहती है कि उसकी वास्तविक कीमत अंतर्राष्ट्रीय बाजार में लगभग 1600 रुपए है, 1600 रुपए, यानी हर सिलेंडर पर वो 700 रुपए का घाटा उठा रही है। जो पेट्रोल और डीजल है उसके जरिए हर कंपनी को 700 करोड़ का नुकसान हर दिन हो रहा है और यह बढ़कर 1000 करोड़ रुपए एक झटके में पहुंच जाएगा पहले हफ्ते जुलाई के भीतर ही। जो एलपीजी है वो $543 प्रति टन जो थी फरवरी के महीने में थी, मई के आखिरी हफ्ते में यह बढ़कर $790 हो गई प्रति टन और जुलाई का महीना बीतते बीतते यह लगभग $850 प्रति टन हो जाएगी और तिमाही के बीच में यह दुगनी हो जाएगी, यानी $1000 प्रति टन पार कर जाएगी। यह है एलपीजी की कहानी। तो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में एलपीजी 46% ऊपर है प्राइस के हिसाब से, जो प्रोपेटेन है वो 39% है, जो ब्यूटेन है वो 52% है। यानी ध्यान दीजिए तो इस पूरी एनर्जी और इकोनॉमिक क्राइसिस के बीच भारत का वो मिडिल क्लास ही खड़ा है जिसके आसरे मौजूदा वक्त में बीजेपी हर किसी को यह एहसास कराती आई कि दरअसल आर्थिक संकट नहीं आ रहे हैं। तो शायद इसीलिए क्या खुले तौर पर उन नियम कायदे कानूनों का उल्लंघन कर दिया गया था और उसका ऐलान खुद कर दिया था, इलेक्शन कमिश्नर के दफ्तर के जरिए हो गया, उसके अधिकारी ने कर दिया। और आज जब मुलाकात करने के लिए वहां पर कांग्रेस की टीम गई तो बाहर लौटकर अभिषेक मनु सिंघवी कहते हैं कि देखिए इसमें ये चीजें दर्ज हैं और ये चीज है ही नहीं, फिर भी ये इन चीजों का जिक्र क्यों करके पर्चा खारिज किया गया। आयोग का कानून है जिसमें खुलासा की उत्तरदायित्व है, उसमें लिखा है स्पष्ट कि आपको सिर्फ वो वाला खुलासा करना है जिसमें अपराध अगर प्रूव हो तो दंड 2 वर्ष से ज्यादा हो और जिसमें चार्जेस फ्रेम हो चुके हो। ये कानून में लिखा है सेक्शन 33A में, जो हमको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, उसका उत्तरदायित्व उसका कर्तव्य है आरओ को देखने की। अब इसमें कॉग्निजेंस की प्रथम श्रेणी में नहीं आता ये, यानी मैजिस्ट्रेट ने अभी तक कॉग्निजेंस नहीं दिया। अगर और जब वो उनको सुनने के बाद, मिस मीनाक्षी नटराजन को सुनने के बाद कॉग्निजेंस लेंगे, संज्ञान लेंगे, उसके बाद तहकीकात होगी, तहकीकात के बाद चार्जशीट होगी अगर हुई, और चार्जशीट के बाद चार्जेस फ्रेम होंगे, यानी 3 आगे के अभी तक हिस्से बचे हैं। प्राथमिक हिस्सा संज्ञान का नहीं हुआ और आरओ ने मान लिया कि ये एक क्रिमिनल केस पेंडिंग है। दरअसल ये एक मैसेज है कि सरकार हर हाल में पार्लियामेंट के भीतर अपनी ताकत चाहती है। इस देश को चलाने को लेकर वो बिल्कुल नए नियम कायदे लाने को तैयार बैठी है। वो इस बात का एहसास इस देश के भीतर कराना चाहती है कि उसके तौर तरीके अंतर्राष्ट्रीय इकोनॉमिक क्राइसिस से जुड़े हुए हैं, यानी उसकी अपनी आर्थिक नीतियां जो इससे पहले कॉरपोरेट के आसरे बैंकों को कंगाल बना रही थी, शेयर बाजार के भीतर इस देश के पब्लिक सेक्टर, उसमें एसबीआई और एलआईसी का नाम तो आपको लेना ही चाहिए। इतनी बड़ी तादाद में उन कॉरपोरेट के पीछे पैसा लगा दिया और हाथ में कुछ नहीं आया।
नया सवाल यह है कि दरअसल पूरी इकोनॉमिक पॉलिसी क्या भारत को विकसित बनाने की जगह कंगाल तो नहीं बना रही थी? क्योंकि अगर आप संभलने और संभालने की स्थिति में नहीं है, तब आप चाहते हैं कि रूल बुक आप ही लिखें और उस रूल बुक में जो जो रूल लिखे जाएं उसके हिसाब से आप कहें कि देखिए कानून यही कहता है तो हम उस दिशा में काम करेंगे। तो पार्लियामेंट को अब जो मानसून सत्र में 21 जुलाई को दोबारा से जुटना है, उससे पहले पूरी ताकत अपने पास मौजूदा मोदी सत्ता क्या रखना चाहती है, क्योंकि जो असर है इस पूरे इकोनॉमिक क्राइसिस का वो भयावह है। अगर उसके आकलन में 3 बड़ी इंस्टीट्यूशन को आप ध्यान में रखें, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड बैंक, IMF और एशियन डेवलपमेंट बैंक को भी रखें, जिसका असर और जिसकी रिपोर्ट्स और इन सब के साथ मौजूदा वक्त में RBI ने भी इकोनॉमिक पॉलिसी को लेकर जो रिपोर्ट बनाई है उसको भी अपने जहन में रखें, और औसतन जो असर है वो कितना व्यापक असर है उसमें बहुत साफ तौर पर इस देश के भीतर रियल एस्टेट में 1 करोड़ से ज्यादा कामगार धीरे धीरे काम के घंटे कम, रोजगार में कमी, मेहनताना में कमी और काम धीरे धीरे बंद हो रहा है, और सीधा असर 1 करोड़ से ज्यादा मजदूरों पर पड़ रहा है जो रियल एस्टेट से जुड़े हैं। जो होटल है, जहां पर कॉमर्शियल सिलेंडर्स की कीमत जो बढ़ाई गई, जो फरवरी से लेकर अभी तक दुगनी से ज्यादा हो गई, वो 5,000 तक भी पहुंच सकती है, जो संकट है, और यह सब कुछ जुलाई से सितंबर के बीच में होना है। तो होटलिंग से जुड़े हुए लगभग 2.3 करोड़ कामगार इस देश के भीतर, उनका रोजगार पे असर पड़ गया। जो रिटेल सेक्टर है वहां 1 लाख से ज्यादा दुकानों पर असर पड़ गया। जो टेक्सटाइल क्षेत्र से जुड़े हुए 1 करोड़ 75 लाख कामगारों पर असर पड़ गया। जो ज्वेलरी और डायमंड से जुड़े हुए 65 लाख कामगार हैं, उनकी जिंदगी पर असर पड़ गया। जो लेदर इंडस्ट्री से जुड़े हुए 75 लाख से ज्यादा कामगार थे, उन पे असर पड़ चुका है। और जो सर्विस सेक्टर है, असर वहां भी भयानक पड़ रहा है। यानी ये एक छोटी सी कतार है जो बतलाती है कि दरअसल जिस संकट की आहट सरकार को बाखूबी है, उस संकट से पहले वो इस हड़बड़ाहट में और जल्दबाजी में है कि किसी भी हालत में उस पर कोई उंगली ना उठे, और आने वाले वक्त में राहुल गांधी ये कहते हुए ना निकल पड़े कि देखिए आज नहीं कल इनकी गद्दी तो गई, ये चंद दिनों के और मेहमान हैं। ये बात वो कहने की हिम्मत ना रखें। वो ताकत आपको पार्लियामेंट के भीतर चाहिए, उसी का जुगाड़ है इस देश के भीतर राजनीतिक कायदे कानून को भी अपने अनुकूल कर लेना, इलेक्शन कमीशन को इसकी जानकारी देते हुए उसे साथ खड़े कर लेना, सुप्रीम कोर्ट की भूमिका भी आने वाले वक्त में महत्वपूर्ण हो जाएगी। और इन सब के बीच सिर्फ एक ही कानून, एक ही सत्ता, एक ही देश, एक ही नियम कायदे और सब कुछ एक ही रहेगा। और इसीलिए आज जब कैबिनेट की बैठक हुई, हर कोई तालियां बजा रहा था प्रधानमंत्री मोदी के लिए, क्योंकि उन्होंने चुने हुए पहले प्रधानमंत्री नेहरू के दिनों का रिकॉर्ड तोड़ दिया। जी, 12 बरस 4,399 दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस देश के सामने जो आर्थिक परिस्थितियां पैदा कर दी हैं, और संयोग से अंतर्राष्ट्रीय तौर पर अब उस पर सीधा हमला उस संकट काल का हो रहा है जिससे निकलने का रास्ता अपने देश की इकोनॉमी को, अपने देश की अर्थव्यवस्था के हिसाब से संभालने के रास्ते बंद हैं। तब निर्भरता अंतर्राष्ट्रीय बाजार को लेकर है, अंतर्राष्ट्रीय सामानों को लेकर है, अंतर्राष्ट्रीय इकोनॉमिक डील को लेकर है। और यह निर्भरता आर्थिक गुलामी को खुले तौर पर दर्शा रही है। और आर्थिक गुलामी हम करें या भारत करे या प्रधानमंत्री मोदी के स्वर्णिम काल में यह सब नजर आए, यह नहीं आना चाहिए। इसीलिए यह पॉलिटिकल गेम, पार्टियों का टूटना, खरीदना, डराना, सारा खेल खुलकर इसीलिए चल पड़ा है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।